नमस्कार। इधर गंगा के संरक्षण को लेके कानून बनाने की मांग पर कई साधु अनशन पे बैठे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि केंद्र सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही है। जबकि श्रीमान नरेंद्र मोदी जब बनारस से चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने ये कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और जल संसाधन मंत्रालय का नाम बदलवा के उसमें गंगा संरक्षण का नाम जुड़वाया गया। 22,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ गंगा की सफाई के लिए, जिसमें 7,000 के ऊपर खर्च भी हो चुका है। लेकिन सरकारी आंकड़े खुद बता रहे हैं कि गंगा पहले से और ज़्यादा गंदी हुई है। तो ये एक सिलसिला है कि साधु लोग गंगा को लेके प्रदर्शन करते रहे हैं। सबसे पहले हरिद्वार में मातृ सदन के साधुओं ने गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अनशन किया, जिसमें स्वामी निगमानंद और स्वामी गोकुलानंद शामिल थे। बाद में निगमानंद जी की 2011 में उनकी उम्र बहुत कम थी, 115 दिन अनशन करते हुए देहरादून के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। मातृ सदन का आरोप है कि वहाँ उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रमेश पोखरियाल निशंक की, उनके साथ एक खनन माफिया जुड़े हुए थे जिनका आरएसएस से संबंध है। उन्होंने स्वामी निगमानंद की हत्या करवाई। किसी ने नर्स के भेष में जाके उनको एक जहरीला इंजेक्शन दे दिया ऑर्गेनोफॉस्फेट का। वो मुकदमा आज भी चल रहा है उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ। और उसके बाद स्वामी गोकुलानंद जो उनके साथ पहले अनशन में शामिल थे, बाद में अज्ञातवास में रहने लगे थे नैनीताल में, उनकी हत्या हो गई। बनारस में बाबा गंगानाथ ने अनशन किया गंगा को लेके और उनकी भी मृत्यु हो गई। और फिर स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जो पहले प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के नाम से जाने जाते थे, रुड़की से बीटेक किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से उन्होंने पीएचडी की। पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे, फिर आईआईटी कानपुर में पढ़ाने लगे थे। और उन्होंने पहले तो रेहन बांध बनाने वाली टीम में शामिल थे और जब उनको बांध के दुष्परिणामों के बारे में समझ में आया तो उन्होंने बांधों के खिलाफ एक भूमिका ली। और उन्होंने जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 5 बार अनशन किया गंगा के संरक्षण के लिए। और उनके साथ सरकार की बातचीत हुई और उस सरकार ने, जिसमें जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे, उन्होंने उनकी इस बात को माना कि भागीरथी नदी के 135 किलोमीटर की लंबाई को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए, जिसका मतलब कि उस पर अब कोई बांध नहीं बनेगा। और उन्होंने लोहारी नागपाला पन बिजली परियोजना, जिस पर काफी काम हो चुका था, उसको रोक दिया प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के कहने पे। और जो उनका आखिरी अनशन हुआ था 2013 में, उस समय राजनाथ सिंह जी की एक चिट्ठी पर, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद ने अपना अनशन समाप्त किया, जिसमें उनको ये आश्वासन दिया गया था कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, तो उनकी गंगा संबंधी सारी मांगों को मान लिया जाएगा। स्वामी सानंद ने 4.5 साल इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि ये सरकार भी पिछली सरकारों की तरह गंगा की सफाई का काम नहीं कर रही है और सिर्फ पैसा खर्च कर रही है करोड़ों रुपए, तो वे हरिद्वार में मातृ सदन में 22 जून से अनशन पे बैठे। उसके पहले वो प्रधानमंत्री को 2 पत्र लिख चुके थे, लेकिन जब उनको कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें अनशन पे बैठना पड़ा। अनशन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को 2 पत्र और लिखे, लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि एक भी पत्र का जवाब उनको नहीं मिला। और उनसे नितिन गडकरी भी मिलने नहीं आए, सिर्फ उमा भारती आई, लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो उनकी मांगों को मान सकें। और अंततः स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद, जिन्होंने 1 महीना पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो दशहरे वाले दिन से पानी भी छोड़ देंगे, और उन्होंने जब जल त्याग दिया तो उसके अगले दिन 11 अक्टूबर को
एम्स ऋषिकेश में उनका निधन हो गया। मातृ सदन ये भी आरोप लगाता है कि उनके अंदर जो पोटेशियम की कमी आ गई थी, तो पोटेशियम का उनको एक हाई डोज दे दिया गया जिससे कि हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। तो स्वामी निगमानंद की तरह स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की हत्या का आरोप भी वो उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पे लगा रहे हैं मातृ सदन के लोग। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के लंबे संघर्ष में समाज के कई लोगों ने तो उनका जरूर साथ दिया, लेकिन एक भी राजनीतिक दल या जो व्यापक साधु समाज है या सरकार ने तो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। और ये एक बड़े दुख की बात है कि एक साधु, और वो भी इतना ज्ञानी पुरुष जो आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर रहा हो, और जो सिर्फ ये मांग कर रहा था कि गंगा को अविरल और निर्मल बहने दिया जाए। तो निर्मल का मतलब तो सफाई से है, और अविरल का मतलब ये कि आप गंगा पे बांध न बनाएं, उसके बहाव को न रोकें। स्वामी सानंद का कहना था, जिसको उन्होंने रिसर्च करके उसकी पुष्टि भी की थी, कि गंगा के पानी में जो एक विशेष उसका चरित्र है कि वो सड़ता नहीं है, और उसमें जो गंदगी पड़ती है उसको वो खुद साफ कर लेता है। ये क्षमता वैसे तो हर एक बहते पानी में होती है, लेकिन गंगा के पानी में ये क्षमता यमुना और नर्मदा नदियों के पानी से ज्यादा है। ऐसा उन्होंने रिसर्च करके साबित किया था। और ये जो गंगा के पानी का चरित्र है, ये उसमें कुछ बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं, और जैसे जो मानव मल के माध्यम से जो बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं, और जो वनस्पति है पहाड़ी क्षेत्र में, और उसके सेडिमेंट, उसके जो कण हैं जो नदी में बहते हैं बालू के, तो इन 3 वजहों से गंगा के पानी का ये जो चरित्र था, उनका कहना था कि अगर आप गंगा पे बांध बनाएंगे और उसका बहाव रुक जाएगा तो वो उसका चरित्र खत्म हो जाएगा। इसलिए गंगा को बहते रहना देना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि गंगा की पवित्रता, जो इस अर्थ में उन्होंने परिभाषित की थी कि वो अपने पानी को खुद साफ कर सकती है, अगर ये बरकरार रहनी है। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और बांध बना के जगह जगह गंगा को रोका। इस पर एक आईआईटी कंसोर्शियम भी बना था गंगा की सफाई पे, और उसने भी ये संस्तुति की थी कि गंगा में जितना पानी बहता है आमतौर पे, उसका कम से कम 50% बहते रहना चाहिए अगर आपको गंगा के पानी के चरित्र को बरकरार रखना है। लेकिन सरकार ने वो बात नहीं मानी, और स्वामी सानंद के निधन के एक दिन पहले नितिन गडकरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चलिए हम 30% एनवायरमेंटल फ्लो हम उसमें बरकरार रखेंगे। लेकिन वो काफ़ी नहीं था, इसलिए स्वामी सानंद ने उनकी बात नहीं मानी और अनशन जारी रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब दुख की बात यह है कि उसके बाद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, और मातृ सदन के साधुओं ने स्वामी शिवानंद के नेतृत्व में, जो आश्रम के प्रमुख हैं, ये तय किया है कि स्वामी सानंद की लड़ाई जारी रहेगी, और एक साधु अगर मरेगा तो उसके बाद दूसरा साधु बैठेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वर्तमान में 2 साधु अनशनरत हैं। एक तो संत गोपाल दास, जो मातृ सदन में अनशन नहीं कर रहे थे, उन्होंने दूसरी जगह पे अनशन शुरू किया था उत्तराखंड में ही, और स्वामी सानंद के निधन के बाद वो मातृ सदन आए, और उसके बाद उनको भी अस्पताल में दाखिल किया गया, और संत गोपाल दास को इधर उधर कई अस्पतालों में घुमाते हुए अंततः एम्स नई दिल्ली में भर्ती कराया गया, जहां से 4 दिसंबर को उनको छोड़ा गया, और फिर उनको देहरादून ले जाके जिलाधिकारी के घर के बाहर छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर से संत गोपाल दास का कोई पता नहीं है। हेबियस कॉर्पस की पिटीशन दाखिल की गई कोर्ट में, लेकिन अभी तक पुलिस जो है उनको खोज नहीं पाई है, वो ना जाने कहाँ है। और एक नौजवान साधु जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल है, केरल का रहने वाला है, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद, वो मातृ सदन में स्वामी सानंद की मृत्यु के बाद बैठ गया है। आज उसके भी 80 दिन के करीब होने वाले हैं, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। और एक और साधु पुण्यानंद, जो अब अन्न छोड़ के फलाहार पे आ गए हैं, वो इस बात की तैयारी किए हुए बैठे हैं कि अगर आत्मबोधानंद जी को कुछ होगा
तो उसके बाद वो अनशन पे बैठ जाएंगे। तो ये सवाल है कि आखिर एक एक करके साधु अनशन पे बैठ रहे हैं, मर रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, और हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। बड़ी आश्चर्य की बात है। गंगा का सवाल है, साधुओं का सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि सरकार अगर गंगा को साफ करती है तो भारत देश की 41% आबादी जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहती है उसको सीधा लाभ पहुंचेगा। लेकिन ऐसे मुद्दे को छोड़ के वो अयोध्या में फिर से राम मंदिर बनाने की बात कर रही है, जिससे ना जाने किसको फायदा होगा। और केरल में तो शबरीमाला में वो 10 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं, जो बच्चा जनने की उम्र है या माहवारी की उम्र है, उन महिलाओं के मंदिर प्रवेश का विरोध कर रही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, और केरल में तो कांग्रेस पार्टी भी शबरीमाला में महिलाओं के मंदिर प्रवेश का विरोध कर रही है। ना जाने ये राजनीतिक दल इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग भी गंगा और साधुओं को नजरअंदाज जिस तरह से कर रहे हैं, ये संकेत कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी राजनीति बहुत संवेदनहीन हो गई है। वो सिर्फ उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिसपे वो वोटों का ध्रुवीकरण कर सकें, जिसपे तमाम लोग लामबंद हो सकें उनके पक्ष में। लेकिन चूंकि इन साधुओं के साथ जनता नहीं खड़ी है, इस पे उनको कोई वोट नहीं मिलना है, इसलिए ये इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये राजनीति ही नहीं बल्कि समाज की जो मौलिक चेतना है, जिसमें कि एक अपेक्षा की जाती है कि इंसान के अंदर एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, सिर्फ दूसरे इंसान के प्रति ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति भी, वो जो संवेदना गायब हो गई है इस देश की राजनीति से, ये हम सब के लिए बहुत गंभीर बात है। धन्यवाद।